सांवले रंग की संध्या जैसे ही अपनी बहन के कमरे में झाड़ू लगाने जाती है तो उसकी गोरी बहन बड़े घमंड से अपनी माँ साधना को आवाज लगाकर बुलाती है। उफ, आ गई ब्लैक डेक की। माँ कहाँ हो? क्या हुआ मेरी फूल सी किंजल को? माँ, इस काली कलूटी को क्या परेशानी है? जब देखो मुंह उठाकर मेरे कमरे में घुस आती है। मेरे सारे मूड की ऐसी तैसी कर दी। क्या हुआ री? क्यों तू मेरी गोरी बेटी को परेशान कर रही है? कल्लो, आखिर क्या मिलता है तुझे मेरी इस गोरी बेटी का खून चलाकर? देख तो कैसे मेरी बेटी का गुलाब सा चेहरा मुरझा गया है। जा पहले इसके लिए मिक्स फ्रूट का जूस बना कर ले आ। जी माँ। बेचारी संध्या आंखों में आंसू लेकर वहां से चली जाती है। संध्या के काले रंग की वजह से उसकी माँ और बहन दोनों ही उसे पसंद नहीं करते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद दोनों बहनों की शादी एक ही घर में दो भाइयों से हो जाती है। जहाँ किंजल की शादी आयुष से हो जाती है तो वहीं संध्या की शादी नीरज से हो जाती है। आज दोनों बहनें ब्याह कर अपने ससुराल आ गई, लेकिन जो भेदभाव उसके साथ मायके में होता था वही सब उसके साथ ससुराल में भी होने लगता है। आओ किंजल बहू, अंदर आओ। मुझे तो जैसी सुंदर बहू ही चाहिए थी। विमला ने सिर्फ अपनी गोरी बहू की ही आरती उतारी। ये देख नीरज ने कहा, माँ, आपने मेरी पत्नी संध्या का गृह प्रवेश तो करवाया नहीं। अरे तेरी बीवी तो वैसे ही काली है, भला इसको किसकी नजर लगेगी? ये सुनकर संध्या को बड़ा बुरा लगा तो वहीं किंजल उस पर हंसने लगी। ऐसे ही उनके ससुराल में पहले दिन की शुरुआत हुई। फिर अगली सुबह दोनों बहनें अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए अंदर जाती हैं। ए संध्या, मैं तुझे जल्दी जल्दी सामान पकड़वाती जाती हूँ, तुम जल्दी से ये सब खाना बना लो। अब तो तुम खाना बनाना सीख लो किंजल, किसी को पता चला ना तुझे खाना बनाना नहीं आता तो बहुत सुनाएंगे। ओए, तू मेरी छोड़ और अपनी सोच। वैसे भी तुझे तेरे इस काले रंग की वजह से कोई पसंद नहीं करता। तो जैसी लड़कियां ना बड़ी चालाक होती हैं। जैसे ही पता चला कि मेरी इस घर में शादी होने वाली है तो तूने भी उसके भाई को पटा लिया। किंजल, मैं तेरी सगी बहन हूँ, तुझे तो खुश होना चाहिए कि हम दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई है। और रही पसंद करने की बात, तो नीरज जी ने मुझे पसंद किया है जब उनके परिवार वाले आयुष के साथ तुम्हें देखने आए थे। ठीक है ठीक है ठीक है, चल अब तू जल्दी से खाना बना, इधर उधर की बातों में समय बर्बाद मत कर। सारा खाना अकेली संध्या ने बनाया और जब सारा खाना बनकर तैयार हो गया तो किंजल ने सबको अपने हाथों से खाना परोसा ताकि सबको यही लगे कि खाना उसने बनाया है। खाना खाने के बाद, वाह किंजल बहू, जितनी तू खूबसूरत है उतना ही अच्छा खाना भी बना लेती है। थैंक यू माँ जी। माँ, वो मेरी पसंद है तो हर चीज में तो परफेक्ट होगी। किंजल अपनी तारीफ सुनकर खुश होती है तो वहीं संध्या ने किसी से कुछ नहीं कहा। फिर उसी रात, नीरज जी, मुझे डर है कि कहीं मेरे काले रंग के कारण आपके दोस्त रिश्तेदार आपका मजाक न उड़ाएं। संध्या, तुम खूबसूरत हो, तुम्हारे नैन नक्श कितने अच्छे हैं, बस तुम्हारा रंग ही तो काला है। और लोग काले कपड़े नहीं पहनते क्या? काला काजल नहीं लगाते क्या? दुनिया काले रंग का इस्तेमाल करती है, लेकिन पता नहीं क्यों काले रंग से इतनी नफरत करती है। अपने पति के मुंह से ये सब प्यारी बातें सुनकर संध्या को बड़ा अच्छा लगा। एक रोज किंजल तैयार होकर सोफे पर आराम से बैठकर फिल्म देख रही थी। तभी विमला कराते हुए वहां आई। अरे किंजल बहू, देख तो लगता है मुझे तेज बुखार हो गया है, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। क्या तू चेक कर लेगी और मुझे दवाई दे देगी? मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ, शरीर पूरा टूट रहा है। ये कहकर विमला अपने कमरे में चली गई, लेकिन किंजल ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद, किंजल बहू, दवाई लाई क्या? लेकिन किंजल तो मूवी खत्म होते ही सोने चली गई थी। विमला की आवाज सुनकर संध्या वहां आई। उसने विमला के सर पर हाथ रखा तो उसे तेज बुखार था। वो बुखार की गोली लेकर आई। तू काली चुड़ैल कहाँ से आ गई? मैंने तो अपनी गोरी बहू को बुलाया था। खैर, वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। संध्या ने अपनी सास को दवाई खाने को दी, साथ ही उसके सर पर पानी की पट्टियां भी की। फिर 1 घंटे बाद, तू कलूटी अभी तक यहीं पर बैठी है, चल जा अब यहाँ से, अपनी ये डरावनी सूरत लेकर यहाँ मत आया कर। अपनी सास की इतनी सेवा करने के बाद भी उसे इतनी बातें सुननी पड़ी कि देख वो रो पड़ी। अगले दिन जब संध्या अपनी सास के लिए रसोई में खाना बना रही थी तभी किंजल वहां आई और उसने संध्या को विमला को दवाई देने के बहाने वहां से भेज दिया और उसकी बनाई हुई सब्जी की गैस की आंच भी तेज कर दी, जिससे पूरी सब्जी जल गई। फिर तू कल्लो दवाई लेकर आ गई, मुझे नहीं खानी तेरी ये दवाई, चल जा यहाँ से। माँ जी, मेरी हाथों से तो खाएंगी ना आप दवा? ये लीजिए, दवाई खाइए। संध्या को बड़ा बुरा लगा और वो रसोई में आ गई, जहाँ उसने देखा कि सारी सब्जी जल गई है। जली हुई सब्जी की बदबू पूरे घर में फैल गई है,
जिसे सूंघते हुए विमला भी रसोई में आ गई। करम चली, अगर तुझे सब्जी बनानी नहीं आती तो बनाई ही क्यों? सारी सब्जी जलाकर रख दी। जब कुछ करना धरना नहीं आता तो करती ही क्यों है? विमला की बात सुनकर सब लोग वहां पर आ गए। संध्या की आंखों में आंसू थे। वो लगातार रोए जा रही थी और किंजल मन ही मन खुश हो रही थी। अपनी पत्नी को रोता देख नीरज बोला, माँ तुम इस बेचारी को जब देखो ताने मारती रहती हो। अरे उसने इतनी बड़ी भी गलती नहीं कर दी है। उसकी आंखों से आंसू तक आने लगे आपकी बातें सुनकर, फिर भी आप चुप होने का नाम नहीं ले रही हैं। तू चुप कर, तेरी पसंद थी ये कर लो, तभी तो इस घर में आ पाई है। ठीक है, अगर आपको मेरी पत्नी से इतनी दिक्कत है तो मैं उसे लेकर इस घर से चला ही जाता हूँ। नहीं, ये तू क्या बोल रहा है बेटा? ठीक ही कह रहा हूँ। जब से इस घर में आया हूँ आप हर वक्त बेचारी संध्या को डांटती रहती हो। कभी इस बात के लिए ताने, कभी उस बात के लिए ताने। मुझे अब इस घर से नफरत होने लगी है। अब मैं संध्या को लेकर ही जा रहा हूँ। नीरज संध्या को लेकर एक अलग घर में चला गया, लेकिन अब आफत आ गई किंजल पर, क्योंकि घर की बहू होने के नाते खाना तो उसे ही बनाना था, लेकिन उसे तो खाना बनाना आता ही नहीं था। बहू, शाम होने को है, खाना बना ले। वो माँ जी, मैं सोच रही थी कि आज खाना हम बाहर से मंगवा ले तो। कैसी बातें करती हो किंजल? तुम जानती हो ना माँ का बुखार ठीक हुए कुछ दिन ही हुए, और वैसे भी हमें तो तुम्हारे हाथ का खाना ही पसंद है। चलो अब जल्दी से कुछ बना लो। किंजल के पास अब और कोई रास्ता भी नहीं था। वो मजबूरी में किचन में खड़े होकर फोन देखकर खाना बनाने लगी। कुछ देर बाद जब उसने खाना परोसा तो खाना कच्चा था। खाने में नमक बहुत ज्यादा था, ऊपर से मसाले भी नहीं थे। ये क्या बहू, खाना तो कच्चा है और नमक भी कितना ज्यादा है। ये कैसा खाना बनाया है तूने? मुझे माफ करना माँ जी। सच तो यह है कि आज तक मैं जो भी खाना बनाती थी या घर के सारे काम करती थी, वो सब मेरी बहन संध्या करती थी। आज जब वो मेरे साथ नहीं है तब मुझे उसकी कीमत पता चली। इसका मतलब मैं अपनी गुणवान बहू को पहचान ही नहीं पाई और सिर्फ उसके काले रंग की वजह से उससे नफरत करती रही। नहीं नहीं, हमें अभी चलकर उससे माफी मांगनी चाहिए। वो सभी संध्या के पास गए और उससे माफी मांगने लगे। मुझे माफ कर दे बहन, मैं आज तक तुझे कितना बुरा भला कहती रही और तेरे साथ कितना बुरा किया। तेरी मासूमियत का कितना फायदा उठाती रही। हाँ बहू, अब हमें समझ आ गया है कि इंसान की भीतरी खूबसूरती ही उसकी असली खूबसूरती है, ना कि बाहरी सुंदरता। संध्या ने उन सबको माफ कर दिया। फिर नीरज और संध्या खुशी खुशी उनके साथ वापस घर लौट गए। काले रंग की वजह से सुप्रिया को शादी के बाद अपने ससुराल में हमेशा ताने सहने पड़ते थे। नौबत यहाँ तक आ गई कि आज उसे अपनी सौतन का गृह प्रवेश करना पड़ रहा था। अरे कहाँ रह गई? आरती की थाली लाने में इतनी देर? कब से रवि और तारा दरवाजे पर खड़े हैं। लाई माँ जी वो दिया। फालतू की बातें छोड़ और बहू का गृह प्रवेश करवा। माँ तुम भी क्या हो, इसके हाथों से गृह प्रवेश करवा रही हो? इसकी शक्ल देखकर वैसे ही मूड खराब हो जाता है। अरे मैं इसीलिए ऐसा करवा रही हूँ कि इसे भी तो पता चले कि सौतन का गृह प्रवेश करवाने में कैसा लगता है। जब ये खुद ही तलाक नहीं लेना चाहती थी, इसे इसी घर में रहना है, घर के कोने में पड़ी रहूंगी यही बोलती है। और फिर घर के कामों के लिए नौकरानी भी तो चाहिए थी। अगर ये चली गई तो घर के काम कौन करेगा? हाँ। सुप्रिया तारा और रवि की आरती उतारती है और तारा का गृह प्रवेश होता है। सुप्रिया के साथ पूरे घर में नौकरानी की तरह व्यवहार किया जाता था, पर सुप्रिया की मजबूरी थी कि वो चुपचाप सारे अत्याचार सह रही थी। माँ जी, मैं और रवि आज शाम को मूवी देखने जा रहे हैं, पर मुझे अपने कपड़े धोने थे, कई दिनों के इकट्ठे हो गए हैं। अरे बहू, कैसी बातें कर रही हो? तुम आराम से पिक्चर देखने जाओ, कपड़े सुप्रिया धो देगी। मैं उसे अभी बुलाती हूँ। सुप्रिया, ओ सुप्रिया। जी माँ जी। इधर आ, सारे कपड़े शाम तक धोकर प्रेस करके तारा बहू के कमरे में रख देना। ये और रवि पिक्चर देखने जा रहे हैं, समझी? पीछे से तुझे तारा का सारा काम करना है। और कुछ भी है तारा बहू, वो भी बता दो, ये कर देगी। नहीं माँ जी, बस और कुछ नहीं। वैसे मैं तैयार हो रही हूँ, रवि आने वाले होंगे। मैं इनमें से क्या पहनूं माँ जी? अरे बहू, तू तो कुछ भी पहन ले, तेरे ऊपर सब अच्छा लगता है। तेरा रूप रंग इतना गोरा चिट्टा, इतना सुंदर जो है। सुप्रिया, तुम बताओ ना मैं क्या पहनूं? बहू, कैसी बातें कर रही हो? ये तुम्हें क्या बताएगी? इसका रंग तो देखो, इतना काला है। ये खुद ही कुछ पहनकर अच्छी नहीं लगती तो किसी और को क्या बताएगी? इससे पूछना बेकार है। इसकी कोई शक्ल है, न रंग रूप, न नैन नक्श। आज के बाद इससे मत पूछना बहू। अपना अपमान होता देख सुप्रिया की आंखें भर आईं। वो चुपचाप काम में लग गई। तारा के आ जाने के बाद रवि भी बहुत बदल गया।
वो भी सुप्रिया का बहुत अपमान करता था। एक दिन सुप्रिया बाजार से लौटते हुए अपनी माँ के घर चली गई और वहां उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि तू रवि से तलाक ले ले। तू उस घर में एक सौतन के साथ नहीं रह पाएगी बेटी। अभी भी समय है, तू उस घर को छोड़कर यहाँ रहने आ जा। माँ जी कैसी बातें करते हो? अपने घर में बुलाकर यहाँ अपमान करवाना है क्या? कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की। अपने घर में ही रहो। आगे हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उन पर बुरा असर पड़ेगा। अब बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, तुम्हारा रंग भी तो काला है। अब कोई सुंदर गोरे रंग का आदमी एक काली लड़की के साथ भला क्या ही रहेगा? तभी तो दामाद जी दूसरी शादी करके तुमसे भी सुंदर लड़की ले आए हैं। नहीं भाभी, मैं यहाँ नहीं आ रही हूँ। मैं तो बस माँ से मिलने आई थी। माँ, मैं चलती हूँ। अपनी भाभी की बातें सुनकर सुप्रिया का मन बहुत खराब हुआ और वो रोती हुई घर वापस आ गई। कुछ दिनों बाद करवा चौथ का व्रत आना था। अब उस व्रत को तारा तो रख ही रही थी क्योंकि उसका पहला करवा चौथ था, पर सुप्रिया पिछले कुछ सालों से वो व्रत रखती आ रही थी, इसलिए वो चाहती थी कि वो इस साल भी रवि के लिए व्रत रखे। और सुप्रिया ने भी करवा चौथ का व्रत रखा, पर रवि और उसकी सास दोनों तारा को ही महत्व दे रहे थे। तारा बहू, तुम सुबह से भूखी हो। चंद्रमा निकलने ही वाला है, बस थोड़ी देर और, उसके बाद तुम रवि के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत खोल लेना। जी माँ जी, वैसे मैंने रवि की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है, इसलिए मैं भूख और प्यास की परवाह नहीं कर रही हूँ। जीती रहो बहू, जीती रहो। तुम जैसी सुशील बहू ही मैं अपने रवि के लिए चाहती थी। तुम में वो सब गुण हैं जो एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू में होने चाहिए। माँ जी, मैंने सारा खाना बनाकर रख दिया है। आप कहो तो मैं थोड़ी देर मंदिर हो आऊं? अगर खाना बना ही दिया है तो तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। और वैसे भी रवि तो तारा को ही पानी पिलाएगा, तो अपने आप ही पानी पीकर अपना व्रत खोल लेना। तेरे लिए इस व्रत का कोई महत्व नहीं है। ये व्रत तो तू जबरदस्ती का रख रही है, जबकि रवि तो अब तारा को ही अपनी पत्नी मानता है और मैं भी तारा को ही बहू मानती हूँ। माँ जी, मैं अभी आई। सुप्रिया जैसे ही रोते हुए घर से बाहर जाने लगती है, तारा उसका रास्ता रोक लेती है। माँ जी की बात तो तुमने सुनी ली होगी, अब एक बात मेरी भी कान खोलकर सुन लो। कुछ ही दिनों में तुम्हें इस घर से ना निकाल दिया ना, तो मेरा नाम भी तारा नहीं। जाओ जहां भी जाना है। मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, खाना खाने रसोई में जा रही हूँ। और हाँ, माँ जी को इस बारे में कुछ भी मत बताना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुप्रिया जानती थी कि तारा ने ये झूठा व्रत रखा है। सुप्रिया मंदिर चली जाती है। उसका मन ठीक नहीं था। मंदिर में आरती हो रही थी, इसलिए वो कुछ देर वहीं बैठ जाती है। तभी एक लड़का सुप्रिया के पास आता है। सुप्रिया भाभी, रवि भैया सीढ़ियों से गिर गए, उनके बहुत चोट आई है। क्या? सीढ़ियों से गिर गए? हे देवी मैया, मेरे पति की रक्षा करना, मेरे सुहाग की रक्षा करना माँ। सुप्रिया दौड़कर घर जाती है। रवि को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, पर उस समय के लिए वो पूरी तरह से अपाहिज हो गया था। जैसे ये बात तारा को पता चली, तारा रवि से दूर रहने लगी। और एक दिन, तारा बहू, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे हाथ में ये अटैची और बैग कैसा? मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ अपने मायके। मुझे एक अपाहिज के साथ अपनी पूरी जिंदगी खराब नहीं करनी। मैं दिखने में सुंदर हूँ, जवान हूँ, मुझे तो बहुत लड़के मिल जाएंगे, पर मैं एक अपाहिज के साथ रहकर अपनी लाइफ थोड़ी खराब करूंगी। मुझे माफ करना, मैं ये रिश्ता तोड़ रही हूँ। मुझे अब रवि के साथ नहीं रहना। तारा, मैंने तुमसे शादी की, हमने 7 फेरे लिए, मैंने तुम्हें अपनी पत्नी माना, और तुम मुझे इस मुसीबत के पल में छोड़कर जा रही हो। तारा, तुम तो रवि से प्यार करती हो ना? माँ जी, प्यार एक चलते फिरते इंसान से होता है, एक बीमार अपाहिज इंसान से नहीं। मुझे माफ करो, मैं जा रही हूँ और तलाक के कागज में भिजवा दूंगी। तारा परेशानियों के बीच वहां से निकल जाती है, पर सुप्रिया अपने पत्नी होने का पूरा फर्ज निभाती है। सुप्रिया रवि की दिन रात सेवा करती है। ये देखकर रवि और उसकी माँ बहुत शर्मिंदा होते हैं। जिस सुप्रिया का उन्होंने हमेशा अपमान किया, यहाँ तक कि रवि ने दूसरी शादी भी कर ली, आज वही सुप्रिया रवि की कितनी सेवा कर रही थी। सुप्रिया की मेहनत रंग लाती है और रवि कुछ ही दिनों में थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है। जब ये बात तारा को पता चलती है तो वो वापस आ जाती है। आई एम सॉरी रवि, मुझे माफ कर दो। माँ जी, मैं घबरा गई थी, अब मैं वापस आ गई हूँ। देखना, रवि बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो तारा, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा, पर तुम्हारी वजह से नहीं, अपनी पत्नी सुप्रिया की वजह से। निकल जाओ मेरे घर से, और आज के बाद मेरे सामने भी मत आना। मैं तलाक के कागज तुम्हें भिजवा दूंगा। मेरी पत्नी सुप्रिया है और हमेशा वही रहेगी। रवि ठीक कह रहा है, और मेरी बहू भी सुप्रिया है, तू नहीं। तू तो मतलबी इंसान है। मुसीबत के वक्त में मेरे बेटे को छोड़ कर गई। अब चली जा यहाँ से, दफा हो जा।
तारा सुना नहीं माँ जी और रवि ने क्या कहा? गेट आउट। तारा वहां से गुस्से में पैर पटकती हुई चली जाती है। सुप्रिया को अपना परिवार वापस मिल जाता है और उस दिन के बाद वो अपनी सास और पति के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है।